हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की गाइस मैगजीन है, जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। जिसमें हमने मई 2024 का आज इकोनॉमी सेक्शन गाइस स्टार्ट करना है। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और आपकी पूरे 1 डेढ़ साल की प्लेलिस्ट विजन आईएएस की बनी हुई है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। मई 2024 का भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन डाल दिया गया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो या द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द ग्लोबल वैल्यू चेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों रहा हाईलाइटेड इतना? इंडिया की क्या ज़रूरत है ग्लोबल वैल्यू चेंज से सीखने की? इंडिया को क्या मिलेगा ग्लोबल वैल्यू चेंज के साथ? तो वो सारा आज हम ना इस टॉपिक में पूरा कंसोलिडेट करके पढ़ते हैं। देखो, नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो कि एक, जैसे प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी, नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है। और एक उस बॉडी के साथ साथ अगर हम करें तो यहीं पे नीति आयोग ने ही सीईओ ने हाईलाइट करा कि नीड क्या है हमारी टू गेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, हमें क्यों चले जाना चाहिए, है ना? क्योंकि देखो, हमें बेसिकली जाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारा ना एक्सपोर्ट और हमारी सप्लाई चेन जो है ना, वो सिक्योर हो पाए। लाइक, क्योंकि नीति आयोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, और ये उसका काम है, लाइक आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि क्योंकि इसका मेन एम ही यही था कि कुछ ऐसी चीज़ों को जहाँ पर एक विजन एक इंडिया का कंप्लीट हो, तो इसलिए नीति आयोग इन सारे सेक्शंस पे काम करता है। अब देखो, ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है एक प्रोडक्शन का प्रोसेस, लाइक दिस, जैसे एप्पल का सप्लाई चेन है ये डिज़ाइन डेवलपमेंट यूएसए में होता है, सोर्सिंग भी यूएसए में होती है, मैन्युफैक्चरिंग जाके चाइना में होती है, वेयर हाउसिंग यूएसए में होती है। मतलब सोर्सिंग के 4 सोर्स हैं, एशिया यूरोप में भी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूएसए और पूरा ग्लोबली। एप्पल के फ़ोन्स का आपको पता ही है, एप्पल के टैबलेट्स का, एप्पल का मैकबुक जो होती है, ये सारा जो भी वो सामान देते हैं, जो भी उनके अ, जो भी उनकी सारे, है ना, सारी चीज़ें हैं, वो सब वो करते हैं। तो यानी कि देखो, ग्लोबल वैल्यू चेन में प्रोडक्शन का एक सीक्वेंस होता है जो कि एक फाइनल कंज्यूमर तक चीज़ों को पहुंचाता है। हर स्टेज में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ देखो आप, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कुछ ऐड हुआ, सोर्सिंग में कुछ ऐड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐड हुआ, वेयर हाउसिंग में कुछ ऐड होता चला जा रहा है। हम सब सामानों को रख रहे हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोर्स ले रहे हैं। यानी कि हमारा एडिंग वैल्यू का मतलब है प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, किसी पे जाकर, कहीं जाके मार्केटिंग हो रही है, कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो यानी स्टेजेस लगती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में लगी, जैसे हमने एप्पल के लिए पढ़ा। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में एक स्मार्टफोन असेंबल हुआ चाइना में, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है उसकी यूएसए में हो रही हो, कंप्यूटर कोड उसका फ्रांस का हो, सिलिकॉन चिप्स उसकी सिंगापुर में। यानी कि एक प्रोडक्ट, मान लो मोबाइल फोन ही अगर आपके पास है, तो वो कितनी सारी कंट्रीज से होता हुआ आपके पास पहुंच रहा है, राइट? एज पर इवन ओईसीडी एंड एस्टिमेटेड 70% का जो ट्रेड है वो जीवीसी से आ रहा है, ग्लोबल वैल्यू चेन से आ रहा है। अब जो कंट्रीज हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं जीवीसी में? बिल्कुल कर सकती हैं। बैकवर्ड लिंकेज होता है और एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है कंट्री ने इनपुट यूज करा फ्रॉम अनदर कंट्री ताकि वो बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ना बाहर की कंट्री को कॉटन का फैब्रिक बेचता है। इंडिया इंपोर्ट करता है, सॉरी, खरीदता है कॉटन का फैब्रिक इटली से, ताकि उससे शर्ट बना के एक्सपोर्ट कर पाए एक्सपोर्ट मार्केट में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? दूसरी कंट्री से इनपुट लेकर बाहर उस चीज को बेच रहे हो, एज इंडिया डज। फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब होता है जहां पर आप कंट्री में सप्लाई, इनपुट और इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं, दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन इन अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है टू ए जर्मन ऑटो मेकर, ताकि हम कार प्रोडक्शन यूज कर पाए। Are you getting my point? So we have like 2 points: backward linkages and forward linkages. तो फॉरवर्ड लिंकेजेस मीन जब आपकी जो सप्लाई है, इंडिया जो सप्लाई कर रहा है ऑटो कंपोनेंट, किसको दे रहा है? जर्मन ऑटो मेकर को, ताकि आप क्या कर पाओ? कार का प्रोडक्शन के लिए उसमें यूज कर पाओ। अब किसी भी कंट्री में देखो, हम क्यों, नीति आयोग इस बात पे बहुत फोकस कर रहा है कि हमारा ग्लोबल चेंज के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। उसका रीज़न है, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी होती है कि आपका ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपको ना चीपर में, सस्ते दामों पर हायर क्वालिटी इंपोर्टेड इनपुट मिलेंगे, सबसे बड़ी बात होगी।
उसके बाद आपकी नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगी, आपका इकोनॉमी ऑफ सेल्स जो होगा वो लिवरेज करेगा, हाई वैल्यू ऐड हो जाएगी। आप जो प्रोडक्टिव टास्क करोगे ना, उसकी वैल्यू ऐड अच्छी हो जाएगी। फिर आपकी जो कंट्री में बहुत पॉवर्टी है, वर्ल्ड बैंक के दौरान अगर हम वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स पढ़ें तो वर्ल्ड बैंक कहता है अगर आपने 1% जीवीसी में पार्टिसिपेशन दिखा दिया ना, यकीन मानना आपकी 1% से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, अबाउट ट्वाइस हो जाएगी कन्वेंशनल ट्रेड से, अगर आप रिस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करते हो तो। गाइस बहुत नंबर आपको 1% शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन जब ओवरऑल आप ट्रेड की बात करोगे ना, ये 1% कुछ वैल्यू रखता है गाइस। समझ रहे हो? तो पॉवर्टी हमारे कंट्री की खत्म होगी, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, हमारा एसडीजी गोल पर हम उस पर कितना फोकस करते हैं। फिर तीसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात, यानी ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नई लिंकेजेस क्रिएट होंगी। कह रहा बांग्लादेश में जब जीवीसी ओरिएंटेड एक्सपोर्ट अप्रैल सेक्टर स्टार्ट हुआ ना, उसने कितने सारे लोगों को नौकरियां दी, एम्प्लॉयमेंट दिया। तो कह रहा देखो कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर चौथी चीज है लेबर इंटेंसिव एंड फीमेल ड्राइवन, यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंटेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं जीवीसीज में। अप्रैल है, फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे लोअर स्किल्ड है, यंग फीमेल वर्कर्स हैं जहाँ पर उनको लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ना लेबर्स के और फीमेल दोनों के बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कितने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप फुलफिल कर रहे हो, जेंडर इक्वेलिटी पर आप काम कर रहे हो, आप लेबर्स को आगे कर रहे हो, पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे हो। समझ रहे हो? फिर उसके बाद ग्रेटर स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन। कह रहा क्योंकि अब आप मानो ड्यू टू इंटरनेशनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन और अनबंडलिंग कर रहे हो ऑपरेशंस को, कंट्रीज नो लॉन्गर नीड टू कंप्लीट क्रिएट कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने की उनको ज़रूरत नहीं है। उनको पता होगा टारगेटेड इंडस्ट्री में जाकर पर्टिकुलर स्टेज में यहाँ पर सामान जाएगा और वो बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंटीग्रेशन ऑफ वियतनाम इनटू ग्लोबल टेक्सटाइल वैल्यू चेन, उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है। जैसे एप्पल वाले करते हैं ना कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन कहीं और हो रहा है, तो उसके हिसाब से आराम से एक एप्पल का प्रोडक्ट बनकर आ जाता है मार्केट में। कह रहे ऐसा ही होगा, इससे आपका ना स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरियाज में बनता चला जाएगा, तो वो बहुत हेल्प करने वाला है आपको। फिर ये कह रहा है इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है जीवीसी पे लेकर उसको भी हम देखते हैं। कह रहा सबसे बड़ी बात है लो पार्टिसिपेशन है। इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन में रिलेटेड ट्रेड में इंडिया का एज पर परसेंट ऑफ ग्रॉस ट्रेड 2022 सिर्फ 40.3% रहा, जो बहुत लो है। अगर आप यूएस, चाइना, जापान को देखोगे तो उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ही, और अगर आप स्मॉलर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, मलेशिया, तो उसके मुकाबले भी बहुत कम करते हो। पोस्ट कोविड के बाद हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा दिखा, इंडिया को यहाँ पे महसूस भी हुआ कि हमें ये बहुत ज़रूरी है इस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करने का, क्योंकि इससे बहुत अच्छा होगा। फिर हमारे साथ पता है क्या दिक्कत है? लो एक्सपोर्ट है नेटवर्क प्रोडक्ट्स का। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन व्हीकल्स में ना हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। हमारा 10% तो इस पे खाली एक्सपोर्ट होता है, तो हम इसलिए भी पीछे हट जाते हैं, करना क्या है। क्योंकि हमारा कितना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जा रहे हैं, हम इतने अच्छे नहीं है ना इसमें। फिर हमारा जो की प्रोडक्ट्स ड्राइविंग इंडिया जीवीसी है ना, जैसे कोल पेट्रोलियम है, बिजनेस सर्विसेज है, केमिकल ट्रांसपोर्ट है, ये की प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन अच्छा हो सकता है। फिर हमारा ना प्री डोमिनेंस ज़्यादातर फॉरवर्ड लिंकेज हम ज़्यादा करते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज मैंने अभी आपको समझाया ही। तो इंडिया ना आज भी बहुत डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे। हमारा बैकवर्ड लिंकेज बहुत कम है, ना के बराबर ही समझो आप। इसलिए हम थोड़ा ना ग्लोबल वैल्यू चेन में पिछड़ जाते हैं। अब कह रहा है कि इंडिया में इससे ज़्यादा ऐसा क्यों होता आया है? तो कह रहा है इससे होता इसलिए आया है, या रीज़न हमारा कि हम इससे क्यों और पीछे होते जाते हैं। इंडिया में वीक जीवीसी इंटीग्रेशन होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास ना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। हमारे पास जो टाइट प्रोडक्शन शेड्यूल हमें चाहिए चाहिए हमें हमें स्मार्टफोन, लैपटॉप चाहिए, इसमें रैपिड प्रोडक्शन चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी के ट्रेंड पर हम कीप अप रहें। लेकिन हमारा रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर क्वालिटी का है, हमारा रीजनल इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से ना हम जीवीसी में काम कर ही नहीं पाते हैं ठीक से। फिर दूसरा अनसर्टिनिटी है हमारा ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी की। कह रहा एवरेज टैरिफ जो हमारा है वो 18.1% था, अगर हम 2014 से कंपेयर करें जो कि 13% था। बहुत इंडिया ना अनकॉम्पिटिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज लाइक वियतनाम, थाईलैंड एंड मैक्सिको से हम बड़े अनकम्पिटिटिव है। तो इसलिए ना लोग हमारे पास आते भी नहीं है।
फिर उसके बाद ना हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो बड़ा खराब है ना। हाई एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड जो हमारे हैं, स्ट्रिक्ट डिलीवरी प्रेशर की वजह से ना इंडियन गारमेंट्स, उसको लगता है भाई मैं डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर दूं वही ठीक है। उनको लगता ही नहीं कि भैया हम कहाँ इतने एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड फुलफिल कर पाएंगे। हमारे यहाँ समझ रहे हो यार, क्वालिटी पे हमारा जो कॉम्प्रोमाइज रहता है ना हर एक सेक्टर इंडस्ट्री में, उससे हम कर ही नहीं पा रहे, मतलब हम कहीं भी नहीं आते। लाइक देखो, फिर हमारा ना बड़ा बायसनेस है कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर का। डिस्पाइट कंपैरेटिव एडवांटेज, हमारे यहाँ ना अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो कमोडिटी कॉम्पोजिशन है ना एक्सपोर्ट की, वो बहुत बायस्ड है टुवर्ड्स कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ। फिर ये कह रहा है इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। कह रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट्स है, पार्टनर्स हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रूल्स हैं, यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती हमें, मार्केट्स की, रूल्स की कुछ पता ही नहीं होता यार। फिर डोमेस्टिक पॉलिसी चैलेंजेस में क्या होता है, क्योंकि टैक्स पॉलिसी प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लॉज, लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, अनसर्टिनिटी है ट्रेड पॉलिसी की, इससे बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन पे बहुत असर पड़ता है। तो कह रहा देखो यहाँ इतनी दिक्कत आ रही है। फिर कहता है कि ना ऐसे कौन कौन से मेजर्स लें जिसकी वजह से इंटीग्रेट हो जाए इंडिया इन जीवीसी। तो हमने ना किया, ऐसा नहीं हमने कुछ नहीं कर रखा, हमने ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 बनाई, जिसमें हमने सोचा कि हम री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन को अच्छा करते हैं ताकि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा हो जाए। फिर हमने पीएलआई स्कीम चलाई, लॉन्च करी 2022 में 20 में, इनकरेज करने के, जैसे एप्पल का जो इंक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए हमें ताकि हम अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को खोल पाएँ, लाइक चाइना ने कर रखा है तो हमने भी सोचा हम भी करते हैं। फिर हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो काम है वो भी हमारा इसीलिए है, समझ रहे हो, ताकि ना आइडेंटिफाई हो जाए प्रोडक्ट में कि कहाँ पर ना, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अब उसी जगह पे वो मिल रहा है, जैसे है ना सैफरन मिल रहा है कश्मीर में मिल रहा है, तो वो वहाँ का सबसे अच्छी चीज़ है, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम उसको लिंक कर देते हैं इससे तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, और जो वहां पर बंदा लोकली बेच रहा है उसको भी कितना मुनाफा होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट मार्केट में बेचेगा। इसलिए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी हमने चलाया। फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो अपने आप में 2014 में जब लॉन्च हुआ तो इंडिया का यही था कि हम एक ना हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन एंड इनोवेशन बनेंगे। अब ये वे फॉरवर्ड में कहता है कि हम ना ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हमें और इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो सारा सबसे पहले ना अपना बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करो। आप क्या करो, क्लैरिटी रखो, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होंगे, पोस्ट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सिस्टम्स कैसे चलेगा, इस सारे पे बात कर लो। फाइनेंशियल एक्सेस कैसे प्रमोट करना है, और न्यू लेबर कोड्स को कैसे अर्ली इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें ना आप कर लो। दूसरा काम ये कर लो, फैसिलिटेट करो, ट्रेड को फैसिलिटेट कर लो, टैरिफ रूल सिंप्लीफाई करो, बॉर्डर प्रोसीजर्स एंड ऑल, इम्प्लीमेंट कर दो इंडिया नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन को। फिर स्टेबलाइज कर दो आप रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को, टैक्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को यूनिफॉर्मली इनको इम्प्लीमेंट करा दो। फिर टारगेट कर दो हाई वैल्यू जीवीसी सेगमेंट्स को, ताकि प्रोडक्ट का कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप ये सब अच्छा हो जाए। फिर प्रमोट करो आप लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, क्योंकि जो डोमेस्टिक फर्म्स होंगे ना लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को ना वो इंसेंटिवाइज अच्छा कर लेंगे, तो उससे भी ना हमारा पार्टिसिपेशन जीवीसीज का अच्छा होगा। तो कह रहा है ये सारे काम करने से ना आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आप बिना ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट हो जाओगे, और आपको सच में ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये करना इम्पोर्टेंट रहेगा। नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि दिस इज इकोनॉमी एंड यू शुड अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी टर्म, व्हाट इज हैपनिंग इन इकोनॉमी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इस बार के आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर से बहुत कुछ समझ आया होगा कि कई बार हम ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। देखो पेपर वॉज इजी, बट मेरा ये मानना है कि जिसने वो पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी है, अगर उसने वो नहीं पढ़ा, उसने वो चीज़ें नहीं समझी, तो फिर वो उसके लिए कैसे आसान हो सकता है। तो ये बात है। अब देखो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर की हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो आरबीआई ने ना अप्रूव करा कि हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफर हुआ है 2.11 लाख करोड़ का टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, जो कि प्रीवियस ईयर से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डबल है, मोर देन डबल है इवन, ये कह रहा जो ये शार्प इंक्रीज हुआ है ना सरप्लस अमाउंट में, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हायर इनकम है, फॉरेक्स होल्डिंग, सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स होल्डिंग भी ज़्यादा हो रखी है, तो जो सरप्लस ट्रांसफर है वो इसीलिए ज़्यादा हुआ। अब आरबीआई में अगर सरप्लस होता है तो उसका मतलब जानते हो क्या होता है, उसका मतलब ये है इनकम हमारी ज़्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से।
जैसे हमारे साथ होता है ना? हम इनकम अगर ज़्यादा कमा रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं, तो हमारे पास सरप्लस अमाउंट रहेगा। सेम वे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जब इनकम ज़्यादा होती है, एक्सपेंडिचर आरबीआई कम कर रहा होता है, तो उस केस में सरप्लस होता है। तो आरबीआई का जो टोटल एक्सपेंडिचर है इज़ ओनली 1/7 ऑफ इट्स टोटल इंटरेस्ट इनकम। इसीलिए हमारे पास सरप्लस अच्छा खासा जनरेट हो गया। अब ये समझते हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको समझना है आज, बड़े ही ध्यान से सुनना। आरबीआई की इनकम कहाँ से आती है और आरबीआई खर्चे कहाँ-कहाँ करता है। समझ लो इसको बात को भी आज। देखो आरबीआई की इनकम आती है जो ना हम रुपी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या करा, आपने बेसिकली क्या करा, जो भी इंटरेस्ट रुपी सिक्योरिटी में आप होल्ड करके एडजस्ट करते हो, जैसे मानो रुपी सिक्योरिटीज आरबीआई क्या करता है, होल्ड कर लेता है, उस पे इंटरेस्ट लेता है, प्रॉफिट हो ले लॉस हो उसको डिप्रिशिएट करने के बाद, रिडेम्पशन करने के बाद उस पे जो इंटरेस्ट आरबीआई को मिल रहा है वो आरबीआई का पैसा है, इनकम। फिर आरबीआई पैसा अर्न करता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से भी। ये दोनों आपको टर्म्स पता होनी चाहिए बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट और जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो। देखो दोनों ही ना, अगर आप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बात करते हो ना, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसमें बैंक्स जो होते हैं वो बोरो करते हैं पैसा थ्रू रेपो रेट। और रेपो रेट का मतलब कौन बनाता है, सब कुछ है, आरबीआई बनाता है। तो बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से आप पैसे को एड बैंक्स को एड दे रहे होते हो, राइट? एलएएफ से ही आप क्विकली बोरो भी कर सकते हो मनी। आरबीआई को इसमें क्या मिलता है, अल्टीमेटली आरबीआई को बैंक से पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई इन दिस कॉल, अगर रिवर्स रेपो वाला मामला होता है। तो लिक्विडिटी जो आपका ये वाला मामला है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाला मामला है, इसमें एक बड़ा मामला साफ है कि इसी से रेपो रेट की कमाई है, इसी से रिवर्स रेपो रेट है। अब देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में मिनिमम बिडिंग 5 करोड़ की होती है। जितने भी क्लाइंट्स आरबीआई के हैं वो बिड कर सकते हैं। बैंक गवर्नमेंट को सिक्योरिटी सेल नहीं कर सकता। तो सारी बातें आपके आरबीआई के फेवर में आ जाती हैं कि आरबीआई को इससे क्या मदद मिलती है। अब देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इनका आरबीआई का याद रखना प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसमें आप सेंड करते हो, इंटरेस्ट रेट सिग्नल बताते रहते हो, सारा कुछ करते हो आप। तो देखो आपके पास अल्टीमेटली ये भी एक टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, समझ रहे हो आप? तो इससे आपको पैसे भी दिए जाते हैं, असेंशियल कंपोनेंट है हमारा ये। इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है, आरबीआई पूरा इसको ध्यान रखता है। ठीक है, तो आरबीआई का ये एक बहुत बड़ा टूल है जिससे आरबीआई इंटरेस्ट अर्न करता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म से, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये रेट होता क्या है, क्योंकि इससे अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे लाइक जानोगे। देखो ये भी एक प्रोविजन है, आरबीआई का प्रोविजन है। इसमें शेड्यूल बैंक्स को जब कोई ओवरनाइट लिक्विडिटी चाहिए होती है, या जैसे कभी कभी एकदम से पैसे की ज़रूरत बैंक्स को पड़ गई, तो फिर बैंक्स इससे लेते हैं और आरबीआई इनसे क्या लेगा, इसमें इंटरेस्ट लेता है। इसीलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं अबव रेपो रेट पे। तो सोचो रेपो रेट से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट एमएसएफ पे मिलता है आरबीआई को। तो इसी से आरबीआई की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो ये दोनों बातें आपको ज़रूर याद रखनी है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। अब हम तीसरे बार चलते हैं, इनकी तीसरी अर्निंग का सोर्स है लोन एंड एडवांसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई एम्प्लॉय हो, अगर इनसे आरबीआई से लोन एडवांस लेता है तो आरबीआई को इससे भी इंटरेस्ट मिलता है और वो आरबीआई की इनकम होती है। चौथी चीज होती है कि ये इंटरेस्ट अर्न करते हैं फॉरेन सोर्सेस से भी। जो फॉरेन करेंसी असेट है वो भी इनको इंटरेस्ट इनकम दे रहा होता है। तो वेरियस इंटरेस्ट से आरबीआई की इनकम होती है। नाउ मूव टू दी इनका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, अगर हम देखते हैं तो आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, कंटिजेंसी फंड में, यहाँ खर्चा आता है। अचानक से कोई ऐसी कोई आपदा आ गई जहां आरबीआई को डेप्रिशिएट करना पड़ रहा है सिक्योरिटी की वैल्यू को, मॉनेटरी पॉलिसी रेट को चेंज करना पड़ रहा हो, रेपो रेट चेंज करने पड़ गए आपको,
समझ रहे हो? एसेट डेवलपमेंट फंड की वजह से कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी सब्सिडी एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको भरना पड़ रहा है। नोट को प्रिंट करना भी आरबीआई का खर्चा ही है अल्टीमेटली, क्योंकि नोट्स में पैसा लगता है, एम्प्लॉयी की कॉस्ट, बैंक्स को कमीशन चार्जेस, एजेंसी चार्जेस देना, इन सभी में आरबीआई के खर्चे होते हैं। तो मान लो के चलो जीएस 3 के पेपर में, जो मेंस का पेपर आपका होता है, उसमें आपके पास हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई के इनकम और आरबीआई के एक्सपेंडिचर के बारे में आपको लिखना है। तो बी मेक श्योर आप इसी तरह से एक टेबल बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, जैसे यहाँ तो अभी भी एमएसएफ और एलएफ को नहीं एक्सप्लेन करा था ना, आपने सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए समझाना है। ठीक है, विल गिव यू गुड मार्क्स। नाउ मूव टू दी प्रोविजन पार्ट कि प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस टू दी गवर्नमेंट। देखो, हमारे देश में आरबीआई का एक एक्ट है 1934 से आया है। इसका सेक्शन 48 है, कह रहा है कि आरबीआई नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स। आरबीआई को कोई इनकम टैक्स या सुपर टैक्स नहीं पे करना होता on any of its income, profit and gain. However, ये क्या करता है, ट्रांसफर इज सरप्लस के आपने ट्रांसफर कर देता है सरप्लस को गवर्नमेंट को। जब इसको कंटिजेंसी फंड और एडीएफ फंड इसके फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद जो भी सरप्लस पैसा बचता है, ये क्या करता है, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। तो सेक्शन 47 है आरबीआई एक्ट का, जिसने बोला कि एनी प्रॉफिट मेड बाय आरबीआई फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, वो सेंटर के पास इन्हें भेजना होता है। समझ गए? सेकंड बात है कमेटी की रिकमेंडेशन क्या होती है। देखो, अर्लियर आरबीआई मेजर चंक सरप्लस का अपने कंटिजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड पे रखता था, लेकिन जब मेलेगांव कमेटी 2013 की रिकमेंडेशन आई, तो आरबीआई को उन्होंने बोला कि अपना ज्यादा से ज्यादा सरप्लस अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना है। वेरियस कमेटीज इस पे बनाई, बल्कि वी सुब्रमण्यम 1927, यूसा थ्रॉट, वाईएच मेलगम 2013, बिमल जलान कमेटी, इन सभी ने बोला टू डिसाइड द आइडियल अमाउंट सरप्लस ट्रांसफर का जरूर जरूर होना ही चाहिए। बात समझ आई? चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोविजन जो है दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, यानी एक ऐसी मेथडोलॉजी जिससे आपको अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चले, टू बी मेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। कह रहा है रिवाइज जो आपका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, उसमें बिमल जलान कमेटी की रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन बोला गया, ध्यान से सुनना। जो सरप्लस अमाउंट आरबीआई ट्रांसफर करे, वो दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करे। बिमल जलान कमेटी 2018 में कह रही है कि पहला काम क्या करें, रियलाइज्ड इक्विटी, यानी जो एग्जिस्टिंग अमाउंट जो आपके कैपिटल फ्रेमवर्क में है, वो देना है, यानी कि सीएफ को मेंटेन करना है 6.5% टू 5.5%, यानी आरबीआई की बैलेंस शीट में लिखा होना चाहिए कि इतना कैपिटल फ्रेमवर्क है, एक्सेस अमाउंट जो भी इसके अलावा हो वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है, वो इस चीज को मेंटेन करता है। इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में बोला कि वो 20.8 से लेकर 25.4% तक बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। इसके अलावा जो फंड बचे वो गवर्नमेंट को देंगे, चाहे वो इसमें सीजीआरए में क्या क्या आता है आपका, कैपिटल रिजर्व्स, रिस्क प्रोविजंस और रिवैल्यूएशन बैलेंसेस को, विच आर अनरियलाइज्ड गेन्स। ठीक है, तो नेट लॉसेस जो ताकि इससे ना हो, गोल्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट, इस पे ऐसा दिक्कत ना आए। तो ये बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बोला कि सरप्लस तो देना है सरकार को, लेकिन ऐसे ही नहीं देना, वो एक आइडियल होना चाहिए, वो एक ऐसे कैलकुलेटेड बेसिस पे जाना चाहिए। तो बिमल जलान कमेटी ने बोला रियलाइज्ड इक्विटी होना चाहिए और इकोनॉमिक कैपिटल को पहले उसकी रेंज को तय करने के बाद आपको जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो आप सरकार को दोगे। अब सवाल ये उठता है कि सरप्लस ट्रांसफर होने से सरकार को क्या मुनाफा होता है, क्या बेनिफिट होता है। वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होता है। जब सरकार के पास सरप्लस अमाउंट जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा। अब सवाल ये उठता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट सरकार की बोरोइंग्स है। ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि 5.1% फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट कर पाए। तो इससे दूसरा फायदा क्या, रेवेन्यू टारगेट्स आपके फुलफिल होंगे। बहुत सारी जो नॉन टैक्स रिसीट होती हैं गवर्नमेंट की, और जहां पर आपको लगता है कि स्पेंडिंग करके उससे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, वो भी आप कर पाओगे।
अब आपको ज़रूर ये भी पता होना चाहिए कि नॉन टैक्स रिसीट क्या होती हैं। नॉन टैक्स रिसीट का मतलब है जो इनकम अर्न करते हो आप सोर्सेस से टैक्स के अपार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, सॉरी। जैसे आपके फाइन एंड पेनाल्टीज एंड ऑल जो होता है ना ये, तो उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। तो जैसे इसमें आप लगा लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया, डिविडेंड फॉर्म इन्वेस्टमेंट आपने लगाया है ना पीएसयूज के लिए, तो नॉन टैक्स वाला जो पार्ट है वो सारी की सारी टैक्सेस के अलावा कुछ होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी कि क्या डोनेशन एक नॉन टैक्स रिसीट है? तो यस, डोनेशन इज अ नॉन टैक्स रिसीट, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है विच आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम टैक्स। जो टैक्स से जनरेट ना हो वो हर तरह का रेवेन्यू क्या होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। दैट इज वाई डोनेशन इज अ नॉन टैक्स रिसीट। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड इज, इससे गवर्नमेंट की बोरोइंग रिड्यूस होगी, यानी कि इट में हेल्प गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स ग्रॉस बोरोइंग फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग कम है तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी यील्ड होगा वो सॉफ्टन हो जाएगा, इससे इनकी बोरोइंग कॉस्ट कम होएगी और साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो लो हो जाएगा, कि सारा जो गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड वगैरह एंड ऑल है मेनली आपके सरप्लस ट्रांसफर से आ रहा है, तो बोरोइंग कॉस्ट को कम कर देगा। और ये सारे के सारे बेंचमार्क हैं फॉर डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ कॉर्पोरेट बोरोइंग। अब कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि इन द पास सरप्लस ट्रांसफर आरबीआई का सब्जेक्ट ऑन डिबेट ऑन इश्यूज था लाइक एडुकेट कंटिजेंसी फंड विद ऑल दीस थिंग, लेकिन करंट सरप्लस जो ट्रांसफर आरबीआई का है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उससे पूरे ओवरऑल बजट पर असर पड़ता है। एडिशनल फंड डेफिनेटली पब्लिक स्पेंडिंग और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया जाएगा, जिससे हमारी कई सेक्टर्स की डिमांड फुलफिल होगी और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी बूस्ट जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है गाइस, समझ गए? चलो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ भी रिपोर्ट्स आए, जहाँ भी ऐसा कुछ आए इंडेक्स के बारे में, उसके लिए प्लीज मेक श्योर एक सेपरेट कॉलम बना लो। मेंस के आंसर्स लिखने में भी मदद मिलेगी इंडेक्सेस का। दूसरी फायदा होएगा प्रीलिम्स के पेपर में आपको अलग से बार बार जा जा के वो करना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पहले से ही पता होंगी। तो ये मेक श्योर करो आप कि ये काम जो मैं आपको कह रही हूँ वो आप ज़रूर कर लो। ठीक है, चलो। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखो, न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, हैज़ बीन वर्कड आउट टू बी इन रेंज ऑफ, हमारा 7.8 से लेके 8.9% हमारे जीडीपी का 2021-22 में लगा था। इन कंट्रास्ट वाइडली सर्कुलेटेड नंबर जो है वो 10% से ज़्यादा का है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट 2023 में जब आई थी तो वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, तो इसमें इंडिया की रैंक 38 थी आउट ऑफ 139 नेशंस। इम्प्रूव से प्लेसेस हम इम्प्रूव हुए, 2018 में तुम्हारी 44 थी। जब भी आपके लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स को चेक करा जाता है। तो वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज कस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलीनेस। ये 6 के 6 जो फैक्टर्स होते हैं, जो 6 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज असेंशियल, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट निकालता कौन है? तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। अब जो कॉस्ट है ना, हैज़ बिन कंप्यूटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। जो कॉस्ट है वो कौन निकालता है? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये टास्क भी थिंक टैंक को असाइन करा है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वर्ल्ड बैंक इसकी मेथोडोलॉजी को रिव्यू एक्नॉलेज करता है। अर्लियर पहले ये एस्टिमेट 8.9% ऑफ जीडीपी एंड ऑल हुआ था, बाद में ठीक हुई। ए एस्टिमेट करता है इसको, पूरा नंबर निकाल के लेकर जाता है नेशंस का, ताकि बेंचमार्क भी इन्होंने दे रखा है ना हमें कि कॉस्ट हमें खत्म करनी, कम करनी है बाय 2030। अब यहाँ देखो, इंडिया में ना लॉजिस्टिक लैंडस्केप कैसा है इसके बारे में समझते हैं। देखो, जो हमारे ना लॉजिस्टिक्स के मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? लॉजिस्टिक्स में एक तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आता है, जिसमें आप आउटसाइड सप्लायर से परचेज कर रहे हो मटेरियल को, जैसे नेगोशिएशन करते हो, ऑर्डर को प्लेस करते हो, है ना, ये सब काम करते हो। फिर मटेरियल की हैंडलिंग भी इसमें होती है,
वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है, ये सारा मार्ट। जैसे मॉडल स्प्लिट फ्राइट मूवमेंट इन इंडिया 2022 में दे रखा है कि रोड में हमारा कैसे लॉजिस्टिक्स को हैंडल करा, रोड, रेल, शिपिंग, एयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लॉजिस्टिक्स। ये कह रहा है किसी भी देश, मैं कह रही हूँ इंडिया का क्या, किसी भी देश के लिए एफिशिएंट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए? तो उसका पहला कारण है सप्लाई चेन की एफिशिएंसी इज वेरी वाइटल फॉर बिजनेसेस टू मीट कंज्यूमर डिमांड प्रॉम्प्टली। फिर सेकंड बात होती है कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी की, क्योंकि इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा बाय इनेबलिंग बिजनेसेस टू रीच अ वाइडर कस्टमर बेस। फिर तीसरा फायदा होता है हमारा कॉस्ट कम लगती है, हम कॉम्पिटिटिवनेस में आ जाते हैं, हमारे अंदर कंपटीशन में हम कहीं तो एक्सटैंड कर पाते हैं बेसिकली। और अगर लॉजिस्टिक अच्छा है तो जॉब भी दिलाएगा, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं वेयर हाउसिंग में, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल में। अब ऐसे कौन से स्टेप लिए जाएं जिससे लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया का इम्प्रूव हो जाए? तो उसके लिए हम देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। और ये क्या कहती है? ये एड्रेस करती है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सेक्टर डेवलपमेंट एस्पेक्ट को, यानी प्रोसेस रिफॉर्म करना, इम्प्रूवमेंट लाना लॉजिस्टिक सर्विसेज में, डिजिटाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पे काम करती है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में आई और ये कॉम्प्लीमेंट करती है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बेसिकली क्या एड्रेस करता है? फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, नेटवर्क प्लानिंग को। अब एनएलपी जो टारगेट करती है वो क्या करती है? इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, इससे हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक अच्छा हो जाता है। ये हमने इसीलिए बनाया बेसिकली गाइस, हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में हमने बिल्कुल कसम खाई थी कि हम 2030 तक एंडेवर करेंगे और हम 25 टॉप 5 25 कंट्रीज के बीचों बीच हम आ जाएंगे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान भी हमारा इसीलिए है। हमने और भी ऐसे बहुत सारे काम करे कि जिससे हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर एफिशिएंट काम करने लग जाए, निपुणता के साथ काम करने लग जाए। उसके लिए हमने यूएलआईपी किया, दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है? इंडिजीनियस डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जो 34 लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल अक्रॉस मिनिस्ट्रीज में काम करता है। जीएसटी डेटा इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद दैट। तो बाय साइनिंग नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट ड्यू डिलिजेंस के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें काम करना होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए, प्रोसीजरल गैप्स को एड्रेस करने के लिए इंडिया का जो एक्जीम कनेक्टिविटी है वो ये काम करता है। तो लॉजिस्टिक्स का जो डेटा बैंक है वो एक विजिबिलिटी देता है, 100% इंडिया का एक्जीम कंटेनर की तरह काम करता है। लॉजिस्टिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी हमें मिलता है। फिर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट में इंडिजिनियस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो ऑनलाइन ऑफ वर्ल्ड बैंक इस पे काम करता है और सर्वे को हर साल लिया जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो हैं वो भी बनाए गए हैं। गवर्नमेंट हैज़ प्लान 35 MMLP इसमें आए, $6.2 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। भारतमाला परियोजना में 65,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करा गया है 2 फेजेस में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने बनाए हैं, सागरमाला इंडेंट प्रोग्राम हमने तैयार करा है। इवन हमारा जो लीड्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट है हम उस पर भी काम करते रहते हैं। हमने ये भी दे रखा है कि अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायरर स्टेट्स कौन से हैं, जैसे कोस्टल स्टेट में सबसे अच्छा काम कौन कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स में। हमने ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करके दे रखा है, राइट। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को। सबसे पहला चैलेंज है हमारी सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेड है। बहुत सारे जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जिसकी वजह से हम फ्रेगमेंटेशन में आ जाते हैं, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन टूट जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्सेशन है, कंप्लायंस की दिक्कतें हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, स्किल की शॉर्टेज है, सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे सामने। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि सबसे पहला काम करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो, आप शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, डेटा एक्सचेंज, कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग। फिर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें एक ऐसा लिंकेज तैयार करना ही पड़ेगा इंडिया यूरोप का वाया द अरेबियन पेनिनसुला। हमें सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा, हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ ध्यान जाना चाहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी बिजनेस को ये बताता है कि डिमांड की फ्लक्चुएशन कैसी होगी, तो हम ना आईटी की इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इस्तेमाल करके, हम सेंसेस वगैरह लगाकर भी बहुत अच्छे से लॉजिस्टिक्स को संभाल सकते हैं। ऑटोमेशन रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये कर सकते हैं, हमारी लास्ट माइल डिलीवरी हो पाए, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। हम अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को बुलाएं। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो सिंगापुर का कॉन्टिन्यू वो क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनका कंट्री का पोजीशन वर्ल्ड क्लास हो जाए, सिटी बन जाए लॉजिस्टिक्स के मामले में। हमें ज़रूरत है कि हमारा रेल ट्रांसपोर्ट का शेयर भी बढ़ता चला जाए। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़? इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी न्यूज़ में क्यों रहा? गहरा इसका कारण है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया में 8% डिक्लाइन कर गया 23-24 में। एम्बिशियस टारगेट हमारा $60 बिलियन सेट किया था हमने 2022 में, कह रहा डिक्लाइन कर गया। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है रखता है हमारी इकोनॉमी के अंदर? तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्या है, वो $48.9 बिलियन टच कर चुका है, जो कि 2022-23 के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि उस समय 53.53.2 बिलियन था। फिर इंडिया का जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है वो भी डिक्लाइन धीरे धीरे कर रहा है। तो एज पर डब्ल्यूटीओ ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, शेयर जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्ल्ड में है वो भी आपका इम्प्रूव कर रहा है। तो इंडिया की जो रैंक है वो क्या है? 9th रैंक है हमारी इन द ग्लोबल एग्री ट्रेड एक्सपोर्टर के मामले में। अब हम समझते हैं हमारी इंडिया की 2018 की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या थी। देखो हमारा सारा जो फ्रेम है ना, वो यही है कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन फोकस है। एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट हो जाए, हमारा फार्मर को रियलाइजेशन होए, बेटर प्राइस वो ले पाए, ये हमारा ध्यान। हम चाहते हैं फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाए और उसका जो वैल्यू चेन में लॉस होता है वो मिनिमाइज करना हमारी कोशिश है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हमने बनाई ही इसीलिए। तो हमारा यही है कि डबल करना है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को, डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट की बास्केट को, नेशनल इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, डबल करनी है हमें इंडिया का शेयर वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह से बेनिफिट हो, ओवरसीज़ मार्केट में भी बैरियर्स हटते चले जाएँ। ये सारी हमारी इस तरफ से हमारा एम था। अब ना हमने क्या करा, एलिमेंट उठाए किस चीज़ के, नेशनल आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के। तो पहला हमने काम करा स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन का, यानी इसमें हमारा स्टेबल ट्रेड पॉलिसी मेजर्स उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सपोर्ट हमने उठाया। हमने एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमने अपनाई कि जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और ग्रेटर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। सेकंड काम हमने किया ऑपरेशनल रिकमेंडेशन का, यानी इससे क्लस्टर्स बने, प्रमोट हो वैल्यू चेन, ये सारी चीज़ें हमने ब्रांड इंडिया को करने की कोशिश करी। तो वी आर डूइंग दिस। लेकिन ये कह रहा है फिर भी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है फिर भी नई एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने की? देखो हमारा ना बहुत ज़्यादा ध्यान है कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं ना, वो ना करें। जैसे एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ये सब काटा मार दिलाना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। फिर कौन, देखो कौन फार्मर जाएगा जब उसको इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो एम्बिग्विटी ना रहे, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करनी होगी, नई लानी पड़ेगी, ताकि एक रिलायबल सप्लायर जो है ना उसको कहीं भी एम्बिग्विटी फील ना हो। फिर हमारा ग्लोबल प्राइस सेंसिटिविटी, इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके डोमेस्टिक और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस से। तो कह रहा है कि अगर ग्लोबल प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे ना, तो इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट पर भी उसका असर पड़ेगा। अगर प्राइस गिरेगा तो उस पे भी असर पड़ेगा हमारा। तो इसीलिए हमें ना बड़े ध्यान से एक्सपोर्ट पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत है कि हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी बाहर के डायनामिज्म से तैरने ना लग जाए। फिर डब्ल्यूटीओ का इशू है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाते हैं, तभी तो इनमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। फिर लिमिटेड बास्केट है हमारी एक्सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा तो हम करते ही नहीं है। भाई एग्जाम्पल के तौर पर राइस शुगर हमारा 37.4% हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि दे फेस फ्रिक्वेंट एक्सपोर्ट बैन मिलता है हम इंडिया को। हमारा नॉन बासमती राइस को करेंटली बैन है फ्रॉम इंडिया। फिर वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट की बात है, जो प्रोड्यूस करते हो आप राइस, उसमें बहुत पानी लगता है, 3,000 से पर 5,000 लीटर पर केजी पानी लग रहा है, बताओ। और 16.3 मिलियन टन आप राइस को कर रहे हो, तो इतना पानी खर्च करते हो आप।
सब्सिडी, पावर, फर्टिलाइजर, इतना मतलब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हो अल्टीमेटली आप। तो हमें ज़रूरत नहीं है, एनवायरनमेंट कंसर्न नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें इस पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड में बोल रहा है, आप सबसे पहले क्या करो, ट्रू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ बढ़ो। फोकस करो, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाए, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आपकी हो, वैल्यू एडिशन हो, मार्केट का एक्सेस बढ़े। फिर सेकंड काम क्या करो, ब्रिंगिंग मोर टेक्नोलॉजी। आप क्या करो, एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो, प्रिसीशन फार्मिंग करो, आप इरिगेशन अच्छा करो। सर अगर कोई स्टार्टअप इस तरह का आ रहा है उसको सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कह रहा नीदरलैंड में जानते हो क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग को ना एडवांस करा है सीड टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स की मदद से। कह रहा जब छोटी छोटी कंट्रियां कर रही हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। फिर फोकस ऑन ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ज़रूरत है हमें ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री क्लस्टर्स की। तो सेंटर की जो डायरेक्शन है वो नर्चर करना फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को, वो उस पे काम करना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे चलने की ज़रूरत है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। अभी कह रहा है ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएं जिससे कि आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अच्छा हो जाए। तो उससे पहला है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्कीम्स। ये एक बहुत बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को असिस्ट करे। मार्केट इनिशिएटिव, एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम अच्छी हो, अपेड़ा अच्छे से काम करने लग जाए, फार्मर्स का जो कनेक्ट पोर्टल है वो अच्छे से काम करने लग जाए। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंड स्क्वीज क्या होता है, ये न्यूज में क्यों रहा, हम समझते हैं इसके बारे में। देखो, न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि रिपोर्ट आई लैंड स्क्वीज करके, और वो रिपोर्ट निकाली है IPES फूड, दैट इज इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम, जिन्होंने बताया है, शोकेस किया है प्रेशर्स ऑन लैंड लीडिंग टू लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। अब IPEC फूड जो है एक तरह का थिंक टैंक है ग्लोबली, जो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देता है फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट करा कि किस तरह से लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड एक सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर झेल रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं जो लैंड है वो सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब लैंड इनइक्वालिटी क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पैदा हो रहे हैं जहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग अमंग हाउस होल्ड। कह रहा है इंडिया में जनरली जब असेस किया जाता है एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में, तब ये पता चला ग्लोबली जो लैंड इनइक्वालिटी है, 1% वर्ल्ड का लार्जेस्ट फार्म जो है वो नाउ कंट्रोलिंग 70% फार्म लैंड, वर्ल्ड का फार्म लैंड। प्राइस की वॉलेटिलिटी बता दी इसने। कह रहा इंडिया में 10% जो लैंड ओनर है उनके पास सिर्फ 45% फार्म लैंड है। और लैंड डिग्रेडेशन 70% इंडिया का जो एरेबल लैंड है ना, अब चला जा रहा है वो लैंड डिग्रेडेशन में, इतना खराब होती जा रही है हमारी जमीन, बंजर होती जा रही है। कह रहा है ऐसी क्या बात है और कि जिससे जो लैंड है, जो सड़कें हैं, जो जमीन है वो सिकुड़ती जा रही है। तो कह रहा है लैंड ग्रैबिंग की वजह से। कह रहा है ये शब्द क्या होता है, तो कह रहा जब ना एक कॉमन लैंड है प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसका अप्रोप्रिएशन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट है, लीज पे है या कंसेशन है या कोटा है, डीरेगुलेट करा जा रहा है। कैसे? गवर्नमेंट ऐसे लैंड मार्केट्स को डीरेगुलेट कर रही है और प्रो इन्वेस्टर पॉलिसीज के चलते वहां पे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ग्रोथ कॉरिडोर बना देती है, जिससे लैंड सिकुड़ गया। अब लैंड में ना फाइनेंशियलाइजेशन है, लैंड ओनरशिप जो है वो फार्मर से फाइनेंशियल सेक्टर्स के पास जा रही है, बेचनी पड़ जाती है ना फार्मर को। वाटर ग्रैब और रिसोर्स ग्रैब की दिक्कत है। जो लैंड डील्स फोकस ऑन रैपिड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान है, उससे भी लैंड खराब हो रहा है। ग्रीन ग्रैब का मतलब है कि ना जो लैंड का अप्रोप्रिएशन जब टॉप डाउन कंजर्वेशन स्कीम, एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट है या बायोडाइवर्सिटी नेट गेन इनिशिएटिव है, बायोफ्यूल ये सब है, इसकी वजह से भी 20% लार्ज स्केल लैंड की डीलिंग हो जाती है और लैंड सिकुड़ जाता है। फिर इंक्रोचमेंट और एक्सपेंशन इतना बढ़ गया है ना, माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से 14% देखा गया है कि पास्ट 10 ईयर्स में लैंड खत्म हो गया। अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज, फूड सिस्टम रिकर्वराइजेशन का पता है क्या मतलब है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और आपका एग्री फूड सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह के चलते लैंड फिर सिकुड़ गया। अब ये कह रहा है कॉलोनियल रीजन तो देखो बिल्कुल रहे ही जिसकी वजह से लैंड सिकुड़ा। एक्सट्रैक्ट करते थे लैंड बेस्ड रेवेन्यू,
ज़मींदारी सिस्टम के चलते वहाँ पर ही लैंड छोटा कर देते थे फार्मर के लिए। सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी के चलते भी ऐसा होता रहा। तो कह रहे हैं ये सारे के सारे ड्राइवर्स थे, ये सारे तरीके थे जिससे हमारा लैंड जो है वो छोटा होता चला गया। चाहे वो इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बहुत सारे तरीके रहे। तो कह रहा है अब जब लैंड सिकुड़ जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, तो उसका असर क्या पड़ता है? कह रहा है लोकल और जो फार्मिंग कम्युनिटी होती है ना, उसको सबसे ज़्यादा रोना पड़ता है। उसका लैंड चला गया यार, उसकी फ्रेगमेंटेशन, कंसंट्रेशन सब खत्म हुआ। इनपुट कॉस्ट उसकी बेचारे की बढ़ गई। लैंड प्राइस की वॉलेटिलिटी बढ़ गई। स्मॉल होल्डर जो एग्रीकल्चर होगा वो तो बेचारा क्या करेगा? कह रहा देखो 30% लैंड ग्रैब कर ली सिंस 2000 फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर, कहाँ जाए बेचारा अभी? फिर परसिस्टेंट रूरल पॉवर्टी बढ़ेगी, लाइवलीहुड प्रेशर बढ़ेगा, फिर वेल्थ की इनइक्वालिटी क्यों नहीं होगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सब के चलते क्या होता है कि आपका अल्टीमेटली ऑटोनॉमी ये सब खत्म हो जाती है। फिर इंडिजिनियस पीपल पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लैंड कन्वर्जन, डिस्पोजिशन ऑफ लैंड, और एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ा? लॉस एंड डैमेज टू बायोडायवर्सिटी। 87% जब आपने लैंड ग्रैब करा, हाई बायोडायवर्सिटी पर आपका रीजन जो है वो हाई बायोडायवर्सिटी के चलते था, लॉस एंड डैमेज हुआ। 87% ऐसा लैंड था, सोचो, जहाँ हाई डाइवर्सिटी के चक्कर में ऐसा हुआ। फिर लैंड डिग्रेड इसलिए भी हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोसेंट्रिक हो रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वाटर स्ट्रेस हो रहा है, तो लैंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट में, ग्रीन हाइड्रोजन। मोर देन हाफ ऑफ द लैंड जब आपने ग्रैब ही कर लिया तो कहाँ से फिर बनाओगे? फिर फूड सिक्योरिटी के चलते हमने सोलर पार्क बना दिए। लैंड डिग्रेडेशन वैसे ही बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही खत्म हो रही है, लैंड सिकुड़ते गए सिकुड़ते गए सिकुड़ते गए। अभी कह रहा है कि क्या हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए? कह रहा लिया था हमने, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम भी हमने जमींदारी सिस्टम हटाया, लैंड सीलिंग एक्ट लाए, बुदौन मूवमेंट चलाई आचार्य विनोबा भावे ने, लैंड गिफ्ट किए, बेसिकली कॉमन बेनिफिट ऑफ लैंडलेस। 2000 के बाद भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सोमित स्कीम चलाई, शेड्यूल ट्राइब वालों ने चला के लिए चलाई गई, बहुत से ऐसे स्कीम्स वगैरह चली। लेकिन फिर भी अभी हम इसके पूरी तरह से इस पे ना अभी काबू नहीं पा रहे हैं। तो रिकमेंडेशन में आ रहा है कि सबसे पहले ना आप स्ट्रेंथन करो सेल्फ डिटरमिन्ड लैंड गवर्नेंस सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक स्पेशल प्लानिंग कर दो आप, ताकि कम्युनिटी लेड मैपिंग हो, डिजिटाइजेशन हो। और सेकंड काम आपने क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है इंटीग्रेटेड लैंड इन्वायरमेंटल फूड सिस्टम गवर्नेंस को। राइट टू लैंड एक आप ना पार्ट ही क्यों नहीं कर देते, और मूव करो कमोडिटी से कम्युनिटी लेड डिसेंट्रलाइज्ड कंजर्वेशन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे काम करो, और जो भी हॉल्ट कर दो आप ग्रीन ग्रैब्स, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट खत्म करो आप ये। और एक नया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाओ नई जनरेशन्स के लिए, लैंड एंड के लिए, इसमें स्ट्रेंथन करो कि स्मॉल स्केल जो फूड प्रोड्यूसर लाइवलीहुड है ना, उनका लाइवलीहुड मत छीनो आप। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दो, फेयर प्राइसेस दो, पेंशन दो, इंश्योरेंस सिस्टम से जोड़ो उनको, ताकि उनकी भी समस्या खत्म हो। ठीक है गाइज, तो दिस इज अबाउट योर लैंड सिस्टम। नाउ मूव टू दी योर शॉर्ट्स पार्ट। शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम इसको भी डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहला है कमोडिटी डिपेंडेंस। क्या होता है ये शब्द समझ लो। कंट्री जब एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी के लिए जब डिपेंडेंट होती है हैवीली, जैसे आप प्राइमरी कमोडिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, कोल है ना, क्रूड कोल हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, तो ये सोर्स क्या होते हैं कमोडिटी डिपेंडेंस के? ये बेसिकली हमारे स्ट्रक्चरल कंडीशंस की वजह से, हमारे जोग्राफिक सिचुएशन की वजह से हम जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं उसको कमोडिटी डिपेंडेंस कहते हैं। अब देखो, जब आप किसी भी कमोडिटी पे डिपेंडेंट होगे तो उस पे क्राइसिस पता है क्या आ सकता है? एक्सपोजेस कंट्रीज टू शॉक। अगर आपके किसी पे बहुत ज़्यादा कोविड-19 पैंडेमिक से प्राइस सारा हिल गया ऑयल्स एंड कोल्स एंड ऑल का, इससे लोअर ह्यूमन आपका एचडीआई से कम हो सकता है, क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ सकता है। तो वे फॉरवर्ड में जोड़ा जा रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी लाओ, जिसमें ना अपना स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन को प्रमोट करो आप, और इनकरेज करो स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिटिकल विल के साथ। जिन जिन पर हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और हो जाते हैं उसके लिए हम अपनी स्किल और डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम करें। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है एलिजिबिलिटी फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग बाय एसएफबीसी बीएस सॉरी। आरबीआई ने ना स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट करा है ताकि वो यूनिवर्सल बैंकिंग का पार्ट बन जाए। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब है जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से ज़्यादा काम करते हैं, इंश्योरेंस भी इवन देते हैं। अब एक शब्द आता है ऑन टैप लाइसेंसिंग। क्या होता है शब्द का ध्यान रखना, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था कि ना जो बैंक्स और बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं आरबीआई विद आरबीआई थ्रू आउट द ईयर वो कर सकते हैं। प्रायर क्योंकि ऐसा क्या होता था, बैंकिंग लाइसेंसेस सिर्फ इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन से ही मिलते थे।
फिर बाद में खत्म करा। अच्छा देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए और उसकी ट्रांजिशन के लिए यूनिवर्सल बैंक कब बनेगा ये? तो वो हर स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी मिनिमम नेटवर्थ 1 करोड़ होगी, उसको यूनिवर्सल बैंक बना दिया जाएगा। और याद रखे, वो शेड्यूल बैंक भी होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, उसके नेट प्रॉफिट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में होने चाहिए, उसका जो एनपी है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मिंग असेट, ये सब नहीं होना चाहिए, 3% से भी कम या उसके इक्वल हो, स्टॉक में लिस्ट होना चाहिए, ये सारा प्रेफरेंसेस, उसको लोन पोर्टफोलियो वगैरह उसको प्रेफर किया जाएगा, उसका नो एडिशन ऑफ न्यू प्रमोटर नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या बना दिया जाएगा? यूनिवर्सल बैंक बना दिया जाएगा। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ? 2014-15 से। ये कंपनी एक्ट के तहत होते हैं, लाइसेंसिंग कैपिटल वगैरह इनकी 200 करोड़ रुपए होती है। ये सारी बातें आपको ज़रूर ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है 5 ईयर का रिव्यू है इसमें इंडिया के मर्केंटाइज ट्रेड रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट निकालता कौन है? अगेन एक रिपोर्ट आ गई है, तो आप इसको मार्क कर लो। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव इसको निकालती है, और इसमें क्या चेक करती है कि 2 से ज़्यादा कंट्री जो भी ट्रेड बैरियर इनके बीच में ना रहे। तो इंडिया का जो मर्केंटाइज रिपोर्ट है वो आपका 38% ग्रीव करा है, एक्सपोर्ट इसका बाय जस्ट 14.5% है। हमारा एफटीए जो हमने आसियान के साथ साइन करा, उसमें हमारा इंपोर्ट में ग्रोथ है एज फास्ट पेस इन एक्सपोर्ट। ओवरऑल इंडिया की रैंक जो है वो 17th है। इशू क्या है हमारे साथ? तो हमारे साथ क्राइसिस वही है कि हमारा लोअर एफटीआई यूटिलाइजेशन है, हमारे कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। इसी के लिए सुरजीत भल्ला कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हुई हैं। जस्ट रीड दैट कमेटीज की रिपोर्ट, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस। सेंटर ने एक्सटेंड करा है कि एयू स्टेटस जेम और ज्वेलरी सेक्टर को भी दिया जाना चाहिए, और ये वर्ल्ड कस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आता है, ताकि इंटरनेशनल सप्लाई सिक्योरिटी हमारी अच्छी हो जाए। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये भी एसबीआई ऐसा पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन चुका है आईआईबीएक्स का। बुलियन क्या होते हैं? फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ऑफ हाई प्योरिटी, ठीक है। ये आईआईबीएक्स कहाँ से आया? गिफ्ट के अंदर है, आईएफएससी अथॉरिटी के अंदर ये आता है। बेनिफिट इसका ये होता है कि हमारा कंट्री का गेटवे खुल गया है इंपोर्ट करने का बुलियंस का, और एक वर्ल्ड क्लास आप बनोगे तो इससे आपका ट्रेडिंग वगैरह अच्छी हो जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली देखो, इंडिया ने ना क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा सर्च किया है इंडिया का, तो बहुत ज़्यादा इंडिया का जो वीआईएक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, बेसिकली अगर हम देखें तो मेजरमेंट होता है कि आपका अंडरलाइंग जो इंडेक्स है वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। जितना ज़्यादा हायर होता है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी भी उतनी हाई होगी, ठीक है। तो शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज जो है वो पहला था जिसने इसको यूएस की मार्केट में 1993 में खोला था। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? तो सीबीडीटी इसको नोटिफाई करती है फाइनेंशियल ईयर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ये कैलकुलेट करती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? जो भी आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया है, ज्वेलरी में, बिल्डिंग में लगाया, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है 12 से 36 महीनों का, वो सारा इसमें आता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत हर साल निकाला जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय टैक्स पेयर, ताकि उनको अपना गेन पता चले अगर वो किसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के बाद। फिर एक शब्द आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्रिफ्ट निकाला किसने? कीन्स ने निकाला। कीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन इकोनॉमी। ये क्या कहता है कि जब भी किसी इंडिविजुअल की इनकम सेविंग बढ़ेगी तो उससे उसका अमाउंट ऑफ स्पेंड जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो कम होगा। भाई आपका सैलरी पहले 50,000 थी तो भी खर्चा 25,000 था, अभी आपका 1.5 लाख हो गई है तब भी 25,000, क्योंकि खाना पीना थोड़ा ना आप बढ़ा दोगे, उतना ही तो रखोगे जितना खा सकोगे। तो इससे ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि इससे गिर जाती है। इट बिलीव्स दैट हायर सेविंग बहुत खराब बात है। उसके लिए कह रहे हैं कि कंज्यूमर जितना ज़्यादा स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा उसकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लेकिन इसके चलते पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को कोसा भी किया कि भैया ये क्या मतलब है, पोटेंशियल इनकम, सेव्ड इनकम ही तो उसका अल्टीमेटली इग्नोर कैसे कर सकता है वो, और उससे वो इन्फ्लेशन को तो डिफ्लेशन को तो आपने कहीं भी कैलकुलेट ही नहीं करा। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को बहुत क्रिटिसाइज मिला था और इसको थ्योरी पिट गई थी। तो लेकिन बट इट्स देयर इन दी बुक, तो हमें करना ही है। यूएन पैनल फॉर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के बारे में यूएन ने अपॉइंट करा है इस पैनल को। पैनल का काम पता है क्या है? सभी स्टेक होल्डर्स को क्रॉस द एंटायर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल वैल्यू चेन इसको डेवलप करना है, ताकि इक्विटी ट्रांसपेरेंसी के इशू खत्म हो सके। और क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल क्या है? असेंशियल कंपोनेंट है, कॉपर है, लिथियम है, निकल, कोबाल्ट है, ये वाला।
हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं? ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत चैलेंज है। लिथियम ट्रायंगल जो हमारा है, याद रखना उसकी कंट्रीज के नाम अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया। ग्रोइंग डिमांड के चलते ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। मूव टू दी ड्रिप प्राइसिंग। देखो ड्रिप प्राइसिंग बड़ा ही मेरे को तो इरिटेट करने लग गया है ये बातें, कि क्या करते हैं बेवकूफ़ कंपनियां। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर इशू अफेयर्स ने इसमें ये वार्निंग दी है कंपनीज को। ये पता है क्या करते हैं ये एक प्राइसिंग टेक्निक है जिसमें ना आप एडवर्टाइज करते हो खाली प्रोडक्ट का प्राइस। आप हिडन चार्जेस सारे छुपाते हो कस्टमर को, उसको तुम तब बता रहे हो जब वो खरीदने आया है। तो ये कस्टमर को ना अट्रैक्ट करना और बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और ये डार्क पैटर्न कहलाता है बेसिकली। डार्क पैटर्न का मतलब ही है कि आप मिसलीड कर रहे हो बेसिकली कस्टमर को, आपको ओरिजिनल देना ही नहीं था एक्चुअली। फिर उसके बाद रिपोर्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स की, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। याद रखना इस बात को। ऑन ट्रैवल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें सेट ऑफ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो दैट इज गुड। इंडिया की रैंक इसमें 39 है आउट ऑफ 54। ठीक है, 54 में से हमारी 39 रैंक आई है। और ये डब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। कब से निकाल रहा है? हर साल निकाल रहा है, 2007 से। ईशान इनिशिएटिव जो है अथॉरिटी, जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने ईशान बनाया है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये क्या करता है? इंडिया के 4 फ्लाइट जो रीजन है ना हमारे, उनको सिंगल सिस्टम में लेकर आ रहा है करेंटली। जैसे हमारे इंडियन एयर स्पेस 4 FIRs हैं हमारे पास, 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। और सब फायर हमारे गुवाहाटी में है, सेपरेटली मैनेज हो रहे थे। अभी ये सब एक सिंगल अथॉरिटी ही इसको मैनेज करेगी, ताकि इसकी एफिशिएंसी और सेफ्टी एयर ट्रैफिक ऑपरेशन अच्छे से बढ़ पाए। दैट इज हाई वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव ऑफ ईशान। ठीक है, so guys, thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.